नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कवर कर लिया है और आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिला है। आज से दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। हम लोग दोस्तों इस वीडियो के थ्रू एंड तक पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे और इसके साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, सामान्य परिचय और प्रकार। तो हेडिंग का क्या नाम है, सामान्य परिचय और प्रकार। भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय एवं टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें हम लोग दोस्तों पूरा डिटेल में समझेंगे, साथ साथ दोस्तों मैं लिखते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है जो अर्थव्यवस्था, हम लोग ये भी जानेंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, उसको भी साथ में लेके चलते हुए इकोनॉमिक्स के जो फादर ऑफ इकोनॉमी है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जानेंगे, फिर टाइप ऑफ इकोनॉमी, सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम हो उसमें पीछे कुछ नहीं छूटे। तो सबसे पहले जानते हैं भाई जो अर्थव्यवस्था, इसमें दोस्तों आप लोगों को दो शब्द देखने को मिलेंगे। एक है अर्थव्यवस्था और दूसरा है अर्थशास्त्र। मतलब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, सब तो दोनों में ऐसे लिख रहे हैं। कई कबार अपन लोग बोलते हैं भाई इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, कई कबार बोलते हैं इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक जो शब्द बना है सबसे पहले उसे समझ लेते हैं, फिर हम लोग दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, इसमें दो शब्द है, एक है अर्थशास्त्र मतलब इको प्लस नॉमिक्स। तो इको और नॉमिक्स में सबसे पहले अर्थ की बात करें, जैसे ये है सबसे पहले अर्थ, ठीक है ना। तो इसमें अर्थ का क्या मतलब हुआ, और इसके अलावा हम लोग क्या शास्त्र का क्या मतलब, दूसरे इसमें क्या करें, जैसे हम लोग अर्थशास्त्र का संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ और दूसरा कौन सा शब्द बनेगा, शास्त्र। क्योंकि दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। तो इसमें आप लोगों को अर्थ का मतलब हो गया धन से संबंधित, किससे, धन से संबंधित, ठीक है। और अब आगे आ जाता है कि शास्त्र का मतलब, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, यहाँ से शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। हम दोनों डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अर्थशास्त्र का किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसके डेफिनेशन से। तो अर्थशास्त्र किन शब्दों से मिला हुआ है, अर्थ प्लस अर्थ का मतलब होता है धन से संबंधित, मनी से रिलेटेड, ठीक है ना। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो ये क्या होगा, धन से संबंधित अध्ययन, स्टडी रिलेटेड मनी। धन से संबंधित बात होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स या मनी से रिलेटेड जो भी अध्ययन किया जा रहा है, स्टडी रिलेटेड विद मनी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ये तो समझ में आ गया हो कि अर्थ प्लस शास्त्र की बात हो गई। अब आगे आप एक और पॉइंट डाल दीजिए, जो फादर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों ध्यान रखना, मैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो शब्द यूज कर रहा हूं, तो आप लोगों को दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, अभी उसमें आप लोगों को डिफरेंस भी बताया जाएगा। तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना, ये तो हो गया भाई अर्थशास्त्र, जिसका मतलब होता है अर्थ का मतलब धन से संबंधित और शास्त्र का मतलब अध्ययन। इन दोनों को सामान्य रूप में हम लोग क्या कहेंगे, धन से संबंधित अध्ययन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र। ये दो शब्द का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात आ जाती है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना दोस्तों, क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ना कि मैंने इकोनॉमी शब्द यूज किया। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हिंदी में बोले तो
अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है? तो ये जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अध्ययन कर रहे हो या जियोग्राफी से रिलेटेड। आप इन सब के बारे में फादर तो हर किसी के होते हैं, चाहे जियोग्राफी हो या इकोनॉमी हो या कोई भी अदर टॉपिक रिलेटेड हो, क्योंकि किसी भी चीज का खोज कोई ना कोई करता होता है, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन है? वो है एडम स्मिथ। तो यहां से आप लोगों का वन लाइनर एग्जाम में, अगर आप एसएससी हो, एनटीपीसी हो, किसी भी वन लाइनर एग्जाम में जहां पर आप लोगों को फैक्ट पूछते हैं, तो ये एक प्रकार का आप लोगों का छोटा क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये कंप्लीट हो गया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? वो है एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब ये भी ध्यान रखना है, इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, किनके? जो फादर ऑफ इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र के पिता हैं, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, उसका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन है जो, इसके लेखक कौन है? वो है एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है? वो भी इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोगों को, शब्द का आप लोगों को पूरा अच्छे से कवर अप करना है। अर्थशास्त्र के जो पिता है वो है एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ जो एक प्रकार लेखक है किस बुक के? द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। तो वन लाइनर एग्जाम में आप लोगों का अच्छे से कवर हो जाएगा। इस वीडियो के एंड में दोस्तों जो भी एग्जाम में आने की संभावना है, एग्जाम में आ चुके हैं, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को सॉल्व करके आप अगले वीडियो से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई फादर ऑफ इकोनॉमी और इसका मतलब क्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। अभी हम लोगों ने दो शब्द से रिलेटेड बात की थी, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि भाई एक्चुअल में दोनों का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं। एक आ जाता है अपन के इकोनॉमी और दूसरा आ जाता है इकोनॉमिक्स। तो ये दोस्तों अपने आप में दो अलग अलग शब्द है, लेकिन मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। क्या है अभी हम लोग उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है ना। इसको डिवाइड करके अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? धन से संबंधित अध्ययन। हम लोगों ने संधि विच्छेद करके अर्थ का मतलब धन से संबंधित, शास्त्र का मतलब अध्ययन। धन से संबंधित अध्ययन हम लोग किसमें कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स में। तो अर्थशास्त्र की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ताकि ये अपन को आराम से समझ में आ जाए। अर्थशास्त्र में हम लोग अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में हम लोग क्या है, इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, आप साथ साथ नोट करते रहिए दोस्तों, आराम से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अलग से आप लोगों को पीडीएफ पे प्रिंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ मैं बोलते जा रहा हूँ, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, और जो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझनी है। तो इसमें अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक क्या है? सिद्धांत पढ़ते हैं, और आर्थिक वस्तु और सेवाओं की, आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे?
उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे। तब आप लोगों को अर्थशास्त्र से संबंधित आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर भी एक बार मैं आप लोगों को वापस पढ़ के बता देता हूं। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग आर्थिक सिद्धांत, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सिद्धांत पढ़ते हैं, और इसके अलावा हम लोग आर्थिक वस्तु और सेवाओं की आर्थिक गतिविधियों, जो वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित हम लोग बात करेंगे, चाहे फूड से या थिंग और सर्विस सेक्टर से संबंधित आप लोग किसी प्रकार की इकोनॉमिक गतिविधियां होगी, उससे हम लोग उसका अध्ययन से हम लोग किसका संबंध निकालेंगे? अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें आर्थिक सिद्धांत को पढ़ते हैं, इसके अलावा वस्तु और सेवाओं की आर्थिक गतिविधियों का हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि भाई इकोनॉमिक्स इसे बोल देंगे तो भाई इस इकोनॉमी का क्या मतलब है? तो इकोनॉमी का मतलब अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया, इसका मतलब हो गया अर्थव्यवस्था। ये ध्यान रखना आप लोगों को, अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों में आप लोगों को सबसे थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट हो ही रहा है। फिर भी दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, इसमें आप लोग इस डेफिनेशन को लिख के पहले आप इसको लिख लीजिए, या इस प्रकार आप लोगों को पेज पर आराम से लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन होता है। मतलब अर्थशास्त्र को ध्यान रखना दोस्तों, जो ये अर्थशास्त्र में हम लोग इकोनॉमिक्स रिलेटेड गतिविधियां कर रहे हैं किसी प्रकार से संबंधित, तो इसमें क्या है? उसका व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। जब हम लोग टाइप ऑफ किसके इकोनॉमिक की बात करेंगे तो उस समय आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी इसकी डेफिनेशन की बात करें, अर्थशास्त्र का क्या है? ये अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। समझ रहे ना दोस्तों? व्यवहारिक रूप है। कौन है? इकोनॉमी। किसका व्यवहारिक रूप है? अर्थशास्त्र का। जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? जब अर्थशास्त्र का क्या कर रहे हैं हम लोग? व्यवहारिक रूप में उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। जब हम अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी। अब डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये क्या है? इसमें हम लोग इकोनॉमिकल सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग इकोनॉमी को व्यवहारिक रूप में हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमी। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने साथ साथ नोट्स भी बना लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं दोस्तों। हेडिंग आप लोगों ने उम्मीद कर रहा हूं लिख रहे होंगे। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए, टाइप ऑफ इकोनॉमी। जो मोस्टली दोस्तों टाइप ऑफ इकोनॉमी में जितनी भी दोस्तों करंट से रिलेटेड है, हम लोग सारे का पूरा डेफिनेशन के साथ, पूरे एग्जांपल के साथ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों टाइप ऑफ इकोनॉमी है वो सारे लिखवा लेता हूं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग डाल दीजिए टाइप ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग दोस्तों कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स बना लेता हूं ताकि हम लोगों को समझाने में दिक्कत भी नहीं हो, और साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था। मैं एक लिख के पहले सारी लिखेंगे, इससे पहले जो पढ़ रहे हैं पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं, पहले उसके नाम लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके उन सब की विशेषताओं के साथ साथ भारत की स्थिति और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी है? समाजवादी। कौन सी? समाजवादी जो इकोनॉमी है, मतलब
समाजवादी टाइप ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले कौन सा हो गया? सबसे पहले हम लोग पूंजीवादी, किसकी बात करते हैं? पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका मतलब क्या हो गया? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थिति क्या है, इसमें विशेषताएं पूरे पढ़ेंगे दोस्तों। अभी आप लोगों को हेडिंग डालनी है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का किसी का कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला, सारी चीजें दोस्तों हिंदी और इंग्लिश की दोनों टर्म में हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। तो पूंजीवादी हो गई, उसके बाद आ जाती है समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो समाजवादी, सोशलिस्ट हो गई, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा आ जाता है? मिक्स्ड, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ओपन, मतलब खुली अर्थव्यवस्था। उसके बाद बंद, क्लोज अर्थव्यवस्था। इन सब के बारे में दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसका इंडेक्स बना लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कौन से? ब्लू इकोनॉमी, मैं यहां लिख देता हूं, नीली आप इंग्लिश में लिखो तो बेटर है। ब्लू इकोनॉमी हो गई, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? ग्रीन, मतलब हरित अर्थव्यवस्था। हरित अर्थव्यवस्था हो गई। इसके अलावा हम लोग जो भी और पॉइंट याद आएंगे मुश्किल ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें ये करंट से रिलेटेड मुख्यतः आप लोग 5 टाइप तो आप लोग जनरली 3 तो पढ़ते हैं। कौन कौन से? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। लेकिन आप लोगों को खुली को समझेंगे, बंद को समझेंगे, नीली और हरित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों चक्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग दोस्तों पूरा एग्जाम में दोस्तों सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये अपना अपने सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। इसके साथ हम लोग ये भी बात करेंगे दूसरे नंबर पर समाजवादी, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग इसको मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये हम लोग 3 को एक साथ लेंगे, फिर आगे के जो टाइप्स होंगे उन सबको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें मोस्टली आप लोग पूंजी का प्रवाह होगा बहुत ज्यादा होगा। क्यों? अभी हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इसका दूसरा नाम क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का? बाजार मूल्य प्रणाली। इसको अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है तो वो है बाजार मूल्य प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि भाई ये है क्या? इसमें होता है जो इसमें वस्तुओं और सेवाओं
के उत्पादन पर बाजार का नियंत्रण होता है। किसका? बाजार का मतलब निजी क्षेत्र का, मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो नियंत्रण किसका हो रहा है दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर का। इसका दबदबा किसका रहता है यहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर का, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर का। तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर बाजार का नियंत्रण होता है, मतलब निजी सेक्टर का इसमें नियंत्रण होता है। तो फिर बात आ जाती है कि भाई सरकार का कोई रोल है, तो सरकार का क्या होता है? सरकार का सीमित हस्तक्षेप। समझ रहे हैं ना दोस्तों? सरकार का जो रोल है वो क्या होता है? बहुत सीमित होता है। सरकार क्या काम करती है यहाँ पर? सरकार नियम बनाने का काम करती है। सरकार के पास क्या काम हो गया? सरकार इसमें नियम बना सकती है कि भाई आप लोगों का नियम से संबंधित जो भी होगा, रूल से संबंधित बात होगी, वो सरकार देख लेगी, बाकी आप अपना खांचो और ओढ़ो। ठीक है ना? तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आप लोगों की अर्थव्यवस्था कहां पर देखने को मिलती है? ये बात आ जाती है इस प्रकार की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जहां पर पूंजी का प्रवाह अधिक हो सकता है। एक पॉइंट आप और ले लीजिए इसमें, प्रतिस्पर्धा। क्या इस प्रकार की इकोनॉमिक्स में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है। पहिया फैक्ट तमाशा देख। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि दोस्तों जितना ज्यादा पूंजी का प्रवाह होगा, जिस प्रकार आप लोग किसी कंपनी से संबंधित हो, दो कंपनियां एक ही प्रोडक्ट बना रही है, तो उनका कंपटीशन जरूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी प्राइस रिलेटेड हो या उसके गुणवत्ता की टाइप ऑफ क्वालिटी की बात करें, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि उनके आपस में क्या होगा? कंपटीशन होगा। आप लोग समझ, गांव में जाते हैं या शहरों में, आप लोग मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, एक ही प्रकार की किराने की दुकान हो या मेडिकल शॉप हो, तो उनका क्या हो रहा है? दुकानें तो अपनी खुद के प्राइवेट सेक्टर के रूप में है, लेकिन उनका क्या हो रहा है? आपस में कंपटीशन हो रहा है। तो ये एक प्रकार का जहां पर पूंजी का प्रवाह होता है, जहां पर क्या होता है? सबसे ऊपर कौन होता है? पैसा। समझ रहे हैं ना? तो पैसों के माध्यम से पैसों का प्रवाह अधिक हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, महंगे भी मिल रहे हैं, सस्ते भी मिल रहे हैं, उन सबका एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है। ठीक है ना? तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अपन लोग एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग कंपनियों के देखते हैं, चाहे कोलगेट लाओ तो कोलगेट के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कोलगेट सप्लाई करती हैं। तो ये ध्यान रखना, उनकी ब्रांड का नाम अलग हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट वही होता है। समझ रहे हैं ना? उनकी गुणवत्ता अलग हो सकती है, उसका यूज वही होता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि भाई इस प्रकार की जो इकोनॉमी है किन देशों में देखने को मिलेगी? ये है जो विकसित देशों में। विकसित देशों में आप लोगों को पूंजीवादी इकोनॉमिक से रिलेटेड आप लोगों को अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। तो ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे पॉइंट इसमें कवर हो गए। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है दोस्तों सोशलिस्ट। इसी प्रकार से दोस्तों, क्योंकि कई कबार डिफरेंस क्रिएट करने में आप लोगों को आसानी होगी, तो आप लोग इसी लाइन में लिख सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट डाल के छोटे छोटे पॉइंट बना के समझ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि भाई इसका भी तो कोई दूसरा नाम होगा, सबका दूसरा नाम होता है, आपका भी घर में कहीं ना कहीं दूसरा नाम होगा, तो क्यों ना क्यों इसका भी कुछ ना कुछ दूसरा नाम होगा, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है ना? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रशासनिक मूल्य प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप लोगों के सामने दो चीजें आ गई। बाजार मूल्य प्रणाली को तो हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, प्रशासनिक मूल्य प्रणाली है जो समाजवादी मूल्य प्रणाली का ही दूसरा नाम आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ूं तो इसमें आता है कि भाई इसमें क्या हो रहा है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पर बाजार का नियंत्रण होता है। आप लोग सीधा लिख सकते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका होता है?
सरकार का नियंत्रण। आप लोग सीधा इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर, ये नहीं लिखना है, इसको छोड़कर आप लोग सरकार का नियंत्रण होता है। किसका? सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे आराम से, किसका नियंत्रण होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर। यहाँ पर किसका होता है? यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का दबदबा होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट का दबदबा होता है। गवर्नमेंट इसके नियमन का काम करता है, सरकार है जो इसके नियमन का कार्य करती है। सरकार क्या काम कर रही है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में नियमन का काम कर रही है, नियम बना रही है, मैनेजमेंट कर रही है। जो भी काम करेगी वो गवर्नमेंट का रोल रहता है। यहाँ पर सीमित है, यहाँ पर फुल है, ठीक है ना। तो इन दोनों में आप लोग यहाँ से सीमित वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को फुल, यहाँ पर निजी सेक्टर का रोल ज्यादा रहता है, तो सोशलिस्ट में आप लोगों का गवर्नमेंट का नियंत्रण ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसमें बात आ जाती है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, इसमें सब दिया मैंने कंपटीशन। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है? नहीं दोस्तों, प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें गवर्नमेंट के नियंत्रण में कोई अदर कंपटीशन है ही नहीं। गवर्नमेंट तो हर स्टेट की अपनी अपनी सिंगल हो सकती है, आपस में कंपटीशन होगा ही नहीं। तो कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा? इसकी कोई लीडरशिप नहीं। आप इसे ये बोल सकते हैं, इसका यह जो अर्थव्यवस्था है क्या है? नेतृत्वहीन अर्थव्यवस्था है। इसमें किसी प्रकार की लीडरशिप आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तो आप लोगों को हर कोई लीडर बना देखने को मिलेगा, क्योंकि पूंजीवादी भाग है। तो यहाँ पर आप लोगों को समाजवादी में कोई लीडरशिप नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट का रोल ज्यादा रहता है। जब गवर्नमेंट का रोल ज्यादा रहता है तो लीडरशिप बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग दोनों डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आराम से समझ रहे होंगे। तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हैं और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आप लोग किसी प्रकार की कोई कमी रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं आ जाता हूं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पूंजीवादी प्लस समाजवादी, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण भी देखने को मिलेंगे। या आप इस प्रकार समझ सकते हैं, इसमें कुछ पर बाजार का नियंत्रण और कुछ पर सरकार का नियंत्रण। समझ रहे हैं ना दोस्तों। यहां पर आप लोगों को इकोनॉमिक और कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के दोनों गुण या दोनों विशेषताएं आप लोगों का मिक्सअप में रूप को देखना, ना कि प्रॉपर पूंजीवादी, ठीक है ना, और ना ही प्रॉपर समाजवादी। अब बात आ जाती है कि भाई किस प्रकार के देशों में, तो ये भारत जो वर्तमान में, भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने कब अपनाई थी? भारत है जो 1991 के बाद से वर्तमान तक। समझ रहे हैं ना दोस्तों। भारत में ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी? 1991, 1991 के बाद से वर्तमान तक कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो उससे पहले कौन सी थी? अभी आगे आएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहें और ये आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये इस प्रकार लिख सकते हैं, अविकसित और विकासशील, जो विकास की ओर प्रगतिशील है। तो उन देशों में आप लोगों को अविकसित देशों में और विकासशील देशों में आप लोगों को इस प्रकार की इकोनॉमी देखने को मिलेगी। और भारत क्या है?
एक विकासशील देश है। यहाँ पर किस प्रकार की इकोनॉमी है? मिश्रित इकोनॉमी है। वर्तमान के अगर चेंज की बात करें तो 1991 के बाद से वर्तमान तक है जो, या हाल ही में जो चल रही है वो मिश्रित इकोनॉमी है। तो ये आप लोगों को समझना है। तो हमें आगे बढ़ो दोस्तों। ये तीनों आप लोगों ने उम्मीद कर रहा हूं लिख लिया होगा, और अगर लिख रहे हो साथ साथ में वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं। जो मुख्य 3 टाइप थे वो पढ़ लिए। अब बाकी के जो है उसको फटाफट देखते हैं, फिर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जाते हैं दोस्तों टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, इसकी आप लोग गारंटी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने 2 तो पढ़ लिया, 3 पढ़ लिए, चौथे नंबर पर पढ़ते हैं बंद अर्थव्यवस्था, मतलब क्लोज इकोनॉमी। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे ओपन या खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी? ओपन, ठीक है। इसके अलावा कौन सी इकोनॉमी होगी? इसके अलावा हम लोग हरित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे, आप फटाफट लिख लेते हैं तो सारी इसमें शब्द कम लिखने हैं। हरित को आप लोग ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा चक्रीय इकोनॉमी। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे टाइप्स कहां से आ गए? बहुत सारे टाइप्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सारे लिखवा रहा हूं। चक्रीय अर्थव्यवस्था हो गई। इसके अलावा ये भी जानेंगे कौन से, ठीक है ना। जो मुख्य रूप से जो भी थी दोस्तों वो मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों को हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई जो बंद इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग देखेंगे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, ना तो इंपोर्ट हो रहा है ना ही एक्सपोर्ट, मतलब ना तो वस्तुओं का आयात हो रहा है और ना ही निर्यात। ना आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। समझ रहे हैं दोस्तों। इसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों एक ऐसा देश होगा जहां से क्या हो रहा है, ना तो वो किसी देशों से उधार ले रहा है या मतलब किसी प्रकार से उत्पादन ले रहा है, ना ही अपने देश में जो उत्पादन हो रहा है उसको बेच रहा है। तो इस प्रकार की इकोनॉमी क्या होगी, बंद इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। ना तो वो कुछ सामान ले रहा है। अब आप ही मान लीजिए आपका घर है, ठीक है ना, आपका घर एक देश है, आप आपके पड़ोसी में, आप उनसे ना तो कुछ चाय शक्कर मांग रहे हैं और ना ही और कुछ मांग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप क्लोज इकोनॉमी के तहत आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। आप एक अपना आपको देश मानते हुए आप लोग समझने की दृष्टि से समझ सकते हैं कि आपका घर एक प्रकार का देश है, ठीक है ना, और आपके पड़ोसी देश, जो पड़ोसी घर है वो दूसरा देश है। आप लोग किसी प्रकार के सामान का आदान प्रदान नहीं कर रहे। हो सकता है उनके घर में कुछ कमी हो वो आपसे मांगने आए, या हो सकता है आपके घर में कुछ कमी हो तो आप वहां मांगने जाए। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, अगर इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तब तो आप क्लोज इकोनॉमी में नहीं है। और एक स्थिति हो जाती है ना तो आप उनसे कुछ ले रहे हैं ना आप कुछ लोग उनसे दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो ये क्लोज इकोनॉमी में आता है। ना तो वस्तुएं ली जाती है ना ही वस्तुएं दी जाती है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये किस प्रकार, इस स्थिति में कौन कौन से देश हैं, वो है नॉर्वे और ब्राजील, ठीक है ना। और रही बात 1991 से पहले या 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था आप लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी, बंद अर्थव्यवस्था। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ ले 1991 तक भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, तब आपके दिमाग में ये आनी चाहिए क्लोज इकोनॉमी। उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद से वर्तमान में कौन सी है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी।
तो ये आप लोगों को दोनों चीजें भारत के परिप्रेक्ष्य में हमेशा याद रखना। कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे दुनिया भर का ज्ञान ले लो, लेकिन मुख्यतः आप लोगों को भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ना होता है, क्योंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमी और इंडियन है, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है ब्राजील और नॉर्वे, ठीक है ना। इसकी लोकेशन क्या है आप लोग समझ सकते हैं। अब कोविड जैसी स्थिति के बाद शायद ही इनको एग्जाम्पल को डिलीट करना पड़े, अभी कैसा अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों इस महामारी के कारण जो कोरोना का महामारी है, इसमें अगर बात करें तो सारे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी हिली हुई है और बिना एक दूसरे के सहयोग के बिना उठ नहीं सकती हैं। और हाल ही में भारत की स्थिति तो अब क्या कह सकते हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, दिनों दिन खराब होती जा रही है। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं कि जब इकोनॉमिक स्थिति पर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, तो भारत क्या कर रहा है, आयात भी तो कर रहे हैं, जरूरत पड़ी थी तब निर्यात भी किया था। तो ये आप लोग समझ सकते हैं ऐसी इकोनॉमी जहां पर आयात निर्यात ना होता है वो होता है क्लोज इकोनॉमी। अब बात आ जाती है भाई जहां पर आयात और निर्यात हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे, तब बात आ जाती है ओपन इकोनॉमी। कौन से, ओपन इकोनॉमी मतलब खुली अर्थव्यवस्था, जहां पर क्या हो रहा है, जहां आयात और निर्यात दोनों होता है। समझ रहे हैं ना। विश्व के सारे देश आप लोग ये मान सकते हैं, एटलीस्ट कोरोना काल के बाद तो आप लोग समझ जाएंगे कि ऐसा कोई भी देश नहीं बचेगा जो क्लोज इकोनॉमी का बात कर रहे हो, ठीक है ना। सऊदी अरब, आप लोग सऊदी अरेबिया है, साउथ कोरिया है, उसके बारे में सुना होगा, वो भी इस प्रकार की होती है, बट एक्चुअल में नहीं है, कुछ ना कुछ उनको भी जरूरत होती है, तो उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। तो इस कैटेगरी में आप ना आकर इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं चाहे लिमिटेड मात्रा में हो, समझ रहे हो ना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भाई 50-50 आदान प्रदान हो, 90-10 भी आप लोगों को इस कैटेगरी में लेके आएगा। क्लियर हो गया। जहां पर आयात और निर्यात दोनों होता हो वो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। लगभग विश्व के सभी देश है जो इसी अर्थव्यवस्था के तहत आते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है दोस्तों हरित अर्थव्यवस्था। तो इसमें आप लिख सकते हैं ऐसी गतिविधियां जिनसे या जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, कॉल्ड क्या कहते हैं उसे, हरित अर्थव्यवस्था। जो ग्रीन इकोनॉमी है उसके तहत हम लोग ग्रीन इकोनॉमी वाले सेक्टर कौन से किस देशों को मानेंगे या किस सेक्टर को मानेंगे, ऐसी गतिविधियां जिनका क्या हो गया पर्यावरण पर बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो, उसको हम लोग ग्रीन इकोनॉमी के तहत लेके आएंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा है दोस्तों, मुख्य थी वो तो हम लोगों ने बात कर लिया है, कुछ एक्स्ट्रा है जो करंट में भी घूमती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को करंट में होने का कारण है क्योंकि मोस्टली आप लोग सेक्टर देखेंगे या उद्योग धंधे देखेंगे जिनके कारण क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था सॉरी एनवायरमेंट पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर। चक्रीय अर्थव्यवस्था का ये अंतिम टाइप ऑफ इकोनॉमी है, इसके अलावा एक दो और मैं बताते हुए चलूंगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया ऐसे संसाधन जो अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों, अपशिष्ट मतलब वेस्ट। ऐसे संसाधन या ऐसे उद्योग धंधे कह सकते हैं आप लोग जो अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करते हैं, वो चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। या मान लो कुछ करते हैं फिर भी उनको रिसाइकल किया जा सकता है आराम से, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था के तहत। क्योंकि दोस्तों लगातार पॉल्यूशन बढ़ने के कारण चाहे पॉलीथीन को बैन किया जा रहा है, क्योंकि पॉलीथीन एक प्रकार की चक्रीय अर्थव्यवस्था में नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि उसका रिसाइकल प्रोसेस होता है 5-6 भागों में होता है और उसकी जो गुणवत्ता या आप ये कह सकते हैं कि इतना सारा है अभी पॉल्यूशन के जो पॉलीथीन वाला इतना चल रहा है कि गवर्नमेंट को पॉलीथीन को बैन करना पड़ा है, क्योंकि दोस्तों इसे आसानी से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो ये इस प्रकार की इकोनॉमिक्स में नहीं आ सकता।
ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग ये भी 8वें नंबर पर ब्लू इकोनॉमी है। नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या है, सागरीय पारितंत्र को नुकसान बिना पहुंचाए विकास में सहयोगी होती है। क्या समझ रहे हैं ना, जो सागर होते हैं, सागरीय पारितंत्र होता है वो या उनको बिना विपरीत प्रभाव के विकास की ओर सुचारू रूप से उसका सहयोग होता है, वो ब्लू इकोनॉमी हो जाता है। गिग इकोनॉमी की बात करें, ऐसा इकोनॉमिक क्षेत्र जहां पर प्राइवेट सेक्टर टाइप का होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाला होता है, जैसे कि उसमें गवर्नमेंट की तरह रेगुलर बेस पर छुट्टियां हो, रेगुलर बेस पर चाहे उनका जो भी वेतन भत्ता वाला प्रोसेस हो वो नहीं मिलता है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, गांव वाले लोग तो कारीगर होते हैं, जैसे तो उनको लिमिटेड टाइम पर 10 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए, जो भी उनका टाइम पीरियड होता है उनका क्या लिमिटेड, उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है। तो गिग इकोनॉमिक वाली स्थिति आप लोग देखेंगे, ये करंट से रिलेटेड भी है, तो ये भी आप लोग गूगल से सर्च करके इससे और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने टाइप ऑफ इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लिया है। तो आगे हम लोग बात करेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। उसके बाद वीडियो ऐड करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आगे आप हेडिंग डाल दीजिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अभी आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे। इनमें कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में किस प्रकार सवाल बनेंगे, इसलिए मैंने पहले लिख लिया ताकि आप लोगों का वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, इसमें आप लोगों को कृषि उत्पाद देखने को मिलेगा, वानिकी है, मत्स्य उद्योग, पशुपालन और खनन और उत्खनन, आखेट और भोजन संग्रहण, ये इस प्रकार की स्थिति आप लोगों को प्राइमरी स्टेज पर मिलेगी, ठीक है ना। इनका कोई मैन्युफैक्चर नहीं होगा। प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक मैन्युफैक्चर कौन होंगे, प्राइमरी सेक्टर वाले, इसमें ये वाले प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। इसमें अगर इसके अलावा बात करें, जो 50% इसमें जो आय का योगदान होता है, जो अपन की राष्ट्रीय आय में या भारतीय आय में योगदान होता है, तो वो कितना होता है 15%, और इसमें जनसंख्या होती है 60% के आसपास। तो ये आप समझ सकते हैं आय का रोल बहुत कम होता है, क्योंकि मोस्टली जनसंख्या आप लोग विलेज एरिया से संबंधित है और इसी प्रकार के उत्पादन से इन्हीं प्राइवेट सेक्टर से संबंधित हैं। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में कौन सी कितने प्रतिशत जनसंख्या है, सबसे अधिक किस सेक्टर में जनसंख्या है, वो है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है ना। और आय का जो इनकम का जो टोटल इनकम है इंडिया की, उसमें योगदान की बात करें तो 15% है। तो समझ रहे हैं दोस्तों, जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन आय का रोल बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राथमिक सेक्टर, सॉरी द्वितीयक सेक्टर है। द्वितीयक सेक्टर है जो, इसमें आप लोग देखेंगे कच्चा माल, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करके सेकेंडरी माल में या सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित है, समझ रहे हैं ना। जो प्राथमिक माल से या प्राथमिक सेक्टर से जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसको विनिर्मित किया जाता है, उसका निर्माण करके मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप में मैन्युफैक्चर करके उसको बदला जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्पाद, ठीक है ना। द्वितीयक सेक्टर से संबंधित होंगे, जिसमें उद्योग धंधे होंगे, जिसमें क्या काम होता है, प्राथमिक सेक्टर के उत्पादकों को उसे अलग अलग ढांचा क्रिएट करना, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करना, तो वो उद्योग हो गया। निर्माण हो रहा है किसी वस्तु का, विनिर्माण हो रहा है, जल विद्युत गैस से हो गया, फैक्ट्री से संबंधित हो गया, तो ये जो है द्वितीयक सेक्टर से संबंधित है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय सेक्टर से ये संबंधित है, ठीक है। इसमें अगर बात करें, भारत के आय में योगदान होता है इस क्षेत्र का 27% है, और इसमें जनसंख्या भी बहुत कम होती है 25%, मतलब समझ रहे हैं ना, आय का योगदान अच्छा खासा है कंपैरेटिव टू जनसंख्या। अब प्राथमिक के कंपैरिजन में आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो ये अपने आप में ये फायदेमंद थोड़ा कह सकते हैं कंपैरेटिवली प्राइमरी सेक्टर के। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आता है ट्राइटरी सेक्टर, ठीक है ना। ट्राइटरी सेक्टर है जो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर वाला जो है एरिया कौन सा है, सर्विस सेक्टर वाला टॉपिक है कौन सा है, वो है ट्राइटरी, तृतीयक क्षेत्र। हिंदी में बोले तो तृतीय या तृतीयक क्षेत्र की बात करें, सर्विस सेक्टर से संबंधित है। इसमें वस्तुएं नहीं बल्कि सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ये दोनों वस्तुओं से रिलेटेड है लेकिन इसमें सेवाओं से संबंधित है। मतलब ये समझ सकते हैं जितना ज्यादा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादन होगा, सेवा क्षेत्र का विकास उतना ही अधिक होगा।
क्लियर हो गया। इसे हम लोग बंद कमरे की गतिविधियां भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को, बंद कमरे की गतिविधियों को किसे या किस नाम से जाना जाता है, तो वो तटीय क्षेत्र को बंद प्रकार की गतिविधियों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप लोग देखेंगे तटीय क्षेत्र में संचार है, परिवहन है, बीमा है, भंडारण है, लोक प्रशासन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, पर्यटन और व्यापार है। तो ये जो भी सेक्टर आते हैं इसके अंतर्गत वो आप लोगों को पढ़ने और आराम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आय में योगदान देखिए दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर में जितना ज्यादा विकास होगा, जितना ज्यादा इंप्रूव होगा, उसका बेनिफिट होगा सर्विस सेक्टर। समझ रहे हैं ना, इसका 15% ही जनसंख्या होती है, लेकिन इसका आय में योगदान होता है 58%। जो भारतीय आय होती है उसमें 58% योगदान होता है और 15%। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आय में सबसे ज्यादा योगदान होता है तृतीयक सेक्टर सर्विस सेक्टर का, और सबसे अधिक जनसंख्या किसमें संपूर्ण होती है, प्राथमिक सेक्टर में, लेकिन आय का योगदान सर्विस सेक्टर में, तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है ना, तो ये बात हो गई 3 सेक्टर की। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों, आज ट्रेंड में भी चल रहे हैं, फोर्थ सेक्टर। ठीक है ना, जो चतुर्थक है, ठीक है ना, इसमें सूचना और तर्क बुद्धि आधारित क्षेत्र होते हैं। जो सूचना और तर्क बुद्धि आधारित क्षेत्र होता है वो चतुर्थक फोर्थ सेक्टर में आते हैं। इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं ना, उसके अंदर फोर्थ इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं, सूचना और तर्क बुद्धि आधारित, रिसर्च प्लस संगीत है, कल्चर से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित बात होगी तो ये किससे संबंधित होगा, फोर्थ सेक्टर के इकोनॉमिक्स से संबंधित। अगर इकोनॉमिक्स के फिफ्थ सेक्टर की बात करें तो इसमें हम लोग पंचम क्षेत्र, इसमें विचारधारा आधारित, सृजनशीलता, नवाचार आधारित होगी, जिसमें या पीएम का भाषण हो गया, पीएम हो गया, बड़ी कंपनी के सीईओ हो गए। तो ये क्या पंचम क्षेत्र से, ये आप लोगों को इस प्रकार नोट्स बनाने हैं, और कोई भी अपडेट हो नीचे लिख लीजिए ना। अगर आपको लगता है करंट में कोई अपडेट हो या किसी प्रकार के आप लोगों को लगता है कहीं अलग बुक से पढ़ा हो, तो आप लोग सीधा अपडेट कर लिए और इससे बाहर कुछ होने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इकोनॉमी का पहला वीडियो है, और ज्योग्राफी आप लोग ज्योग्राफी को भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस फ्री मिले हैं, तो आप लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आने वाली वीडियो हम लोग किसी प्रकार की कोई गलतियां हो तो उसमें सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।